बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन इसके हवाले से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जो कि रिसर्च सीखना चाह रहे हैं, डाटा एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप अगर रिसर्च राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, डाटा एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड से मैंने डाटा एनालिसिस सिखाया हुआ। तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस किस्म की तमाम वीडियोस, बल्कि चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ कि अगर हम ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन जो है उसको अगर स्टेटा के थ्रू टेस्ट करना चाह रहे हो तो वो कैसे करते हैं, स्पेशली तब जब आप पूल डाटा को लेकर चल रहे हैं और उसको आप कन्वर्ट कर दें टाइम सीरीज़ डाटा में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन होता क्या है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है वो इसका मीनिंग है, क्योंकि प्रोसीजर क्या है ये तो आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑटो कोरिलेशन होती क्या है, सीरियल कोरिलेशन होती क्या है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके एनालिसिस के अंदर, आपके डाटा एनालिसिस के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये कि एरर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ज़ीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस। एरर आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस मीन वन एरर टर्म इज़ नॉट कोरिलेटेड टू एनी अदर टर्म। ये बेसिकली जो दो कंडीशंस हैं, अगर इनकी वायलेशन हो जाए, यानी एरर इंडिपेंडेंट ना रहें और जो एरर है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके रेजिडुअल हैं वो अगर ना हों, तो ऐसी सूरत में फिर सीरियल कोरिलेशन आ सकती है। आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अगर एट अ टाइम दो कंडीशंस जो हैं वो आपके डाटा में मौजूद हों, अगर टाइम सीरीज़ डाटा है, याद रखें कि ये सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज़ डाटा पे टेस्ट की जाती है। ये पूल डाटा पे, पैनल डाटा पे, क्रॉस सेक्शनल डाटा पे अप्लाई नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज़ डाटा पे चेक की जाती है। सो अगर आपके टाइम सीरीज़ डाटा में नॉर्मेलिटी का इशू आ रहा हो, यानी आपके जो रेजिडुअल हैं या आपकी जो एरर हैं वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, और दूसरी चीज़ आपकी जो एरर टर्म्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट ना हो एरर टर्म्स, यानी एक एरर टर्म जो है वो दूसरी एरर टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही हो, ठीक है, या दूसरी एरर टर्म को इन्फ्लुएंस कर रही हो या किसी दूसरी एरर टर्म से इन्फ्लुएंस हो रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि दे आर डिपेंडिंग एरर टर्म्स। सो नॉर्मेलिटी का इशू भी आ रहा हो और एरर टर्म्स की डिपेंडेंस का भी आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपकी सीरियल कोरिलेशन की वायलेशन हो रही है। एक दफ़ा मैं फिर ये बताता चलूँ कि ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन की जो अजम्पशन है ये हमेशा टाइम सीरीज़ डाटा पे चेक की जाती है। इट विल नॉट बी टेस्टेड ऑन पूल डाटा, इट विल नॉट बी टेस्टेड ऑन पैनल डाटा, इट विल नॉट बी टेस्टेड ऑन क्रॉस सेक्शनल डाटा, इट विल ओनली बी टेस्टेड व्हेन यू आर यूजिंग टाइम सीरीज़ डाटा। अच्छा जी, सीरियल कोरिलेशन के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी सीरियल कोरिलेशन में ये होता है कि एरर टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट कर जाती हैं, यानी एक ऑब्जर्वेशन की एरर टर्म जो है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन की एरर टर्म को या तो इन्फ्लुएंस कर रही होती है या उससे इन्फ्लुएंस हो रही होती है। एरर टर्म्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स यूजली एडजेसेंट और डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशंस आर कोरिलेटेड। अगर डिफरेंट टाइम डायमेंशंस की एरर टर्म्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर सकती हैं। इफ़ वी नो समथिंग अबाउट द एरर टर्म ऑफ वन ऑब्जर्वेशन, वी नो समथिंग अबाउट द एरर टर्म ऑफ द अनदर ऑब्जर्वेशन। ये उसी सूरत में अगर हमें एक ऑब्जर्वेशन की एरर टर्म का पता हो और फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन की भी एरर टर्म का पता हो, एरर एसोसिएटेड इन वन टाइम पीरियड कैरी ओवर द फ्यूचर पीरियड्स। जैसे कि वो लैग मॉडल आप लगाते हो, ठीक है,
वो इसी वजह से लगाते हो कि उसमें जो आपकी प्रेजेंट पीरियड की वैल्यूज़ हैं वो पास्ट पीरियड से इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि जी जो आपका जो डाटा है, आपकी जो एरर टर्म्स हैं वो भी अपनी पास्ट पीरियड से इन्फ्लुएंस हो रही होंगी। So serial correlation is usually associated with time series data, so we will use a subscript t instead of I. Error terms may be correlated more with nearby observation as compared to distance. यानी ये होता ये है कि जो नज़दीकी ऑब्जर्वेशन है ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के साथ इनका लिंक हो, ये भी हो सकता है प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के साथ इसका लिंक हो, या 1 लाख 2 लाख 3 लाख की वैल्यूज़ के साथ इसका लिंक हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस जो टर्म्स हैं जो 10-15 लैक्स के बाद आ रही हैं माइट भी उनके साथ जो है ये कोरिलेट ना कर रही हों एक दूसरी एरर्स। तो ये ऑब्जर्वेशंस के अंदर बेसिकली ऑब्जर्वेशन की एरर्स के अंदर ये इशू आता है। अब आते हैं कि जब आपका सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता हो, इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका पता कैसे चल सकता है? तो इसके लिए डर्बन वाटसन का टेस्ट है जिसको आप स्टेटा के ज़रिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग टाइम सीरीज डाटा। ठीक है, और इस अजम्पशन में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो एरर्स होती हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की, दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर ये होता है कि पहले आपने रिग्रेशन रन करनी होती है टाइम सीरीज डाटा की। ठीक है, फिर DW स्टैट ये टेस्ट की कमांड है जो आपने अप्लाई करनी है, और जो इसकी वैल्यू आती है डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक की, ये 0 to 4 के दरमियान होती है। ठीक है, जिसमें मिड पॉइंट जो है वो 2 है। सो डी से मुराद यहाँ पे डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक की वैल्यू है जो कि 0 से 4 के दरमियान जो है वो लाई कर सकती है। जैसे जैसे डी जो है वो 2 के नज़दीक होता जाएगा, द चांस ऑफ ऑटो कोरिलेशन डिक्रीजेस। इफ़ डी इज़ लेस देन 2 दिस में इंडिकेट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। यानी अगर आपकी डी की वैल्यू 2 से कम होगी तो इससे मुराद पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, अगर डी की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो इससे मुराद नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 2 या क्लोज टू 2 आ जाए तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन या तो डिक्रीज हो रही है या एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्ट 2 आ जाए तो इसका मतलब होता है ऑटो कोरिलेशन नहीं है। तो डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक विल ऑलवेज हैव अ वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 and 4। अ वैल्यू ऑफ 2.0 इंडिकेट देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। सो अगर आपकी डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक की वैल्यू एग्जैक्टली 2 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके डाटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं है। 2 के नज़दीक हो, एग्जैक्ट 2 ना हो तो उसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन है लेकिन कम है। So values from 0 less than 2 points to positive autocorrelation and values from 2 to 4 mean negative autocorrelation. So D is equal to 2, there is no autocorrelation। D जो है वो 0 से 2 के दरमियान हो positive autocorrelation, D जो है वो 2 से 4 के दरमियान हो negative autocorrelation। So ये हम समराइज कर रहे हैं। अब ना सिर्फ डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक है बल्कि एक और टेस्ट है जिसको ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट भी कहते हैं। ये भी आप ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टेस्ट ऑफ डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक। ठीक है, ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट हैज़ एन एडवांटेज ओवर द क्लासिकल डर्बन वाटसन D टेस्ट। ये जो डर्बन वाटसन D टेस्ट है ये बेसिकली सबसे पहला टेस्ट है, या इसको आप क्लासिकल टेस्ट भी कह सकते हैं। जो आजकल यूज़ हो रहा है वो ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट है जो आप टाइम सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टेटा में दोनों का ऑप्शन है। स्टेटा में आप डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, और ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट जो है वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल के हवाले से डिस्कशन करें कि ये जो ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट है ये क्या है, तो इसके ऊपर आते हैं क्योंकि इन दोनों में फ़र्क अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट में और डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहता है कि जी जो डर्बन वाटसन टेस्ट है वो रिलाई कर रहा होता है अजम्पशन पे दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल इज़ नॉर्मल। यानी ये अज्यूम करके चलता है कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल है।
ठीक है। यानी अगर आपके डाटा में नॉर्मेलिटी की अजम्पशन वायलेट नहीं हो रही तो डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वेयर एज द ब्रूश गॉडफ्रे एलएम टेस्ट इज लेस सेंसिटिव टू दिस अजम्पशन। यानी अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मेलिटी की अजम्पशन भी वायलेट हो रही है, तो फिर आपको जाना चाहिए ब्रूश गॉडफ्रे एलएम टेस्ट की तरफ। सो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपका डाटा नॉर्मल है तो आप डर्बन वाटसन टेस्ट जो है वो अप्लाई करें, लेकिन अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर आप ब्रूश गॉडफ्रे एलएम टेस्ट जो है वो अप्लाई करें। Another advantage of this test is that it allows researcher to test for serial correlation through number of lags। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ब्रूश गॉडफ्रे एलएम टेस्ट की ये है कि नंबर ऑफ लैग्स के ज़रिए ये आपको सीरियल कोल रिलेशन की टेस्टिंग जो है वो अलाउ करता है। बिसाइड वन लैग दैट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन रेजिडुअल बिटवीन टाइम एंड टी माइनस के। अगर आपकी वन पीरियड की जो है वैल्यूज़ वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, ठीक है, तो उसके अलावा भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ अनलाइक द डर्बन वाटसन टेस्ट विच अलाउज टेस्टिंग फॉर ओनली कोरिलेशन बिटवीन टी एंड टी माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो आपका डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ वन लैग अलाउ करता है, यानी जस्ट आपकी प्रीवियस पीरियड की जो वैल्यूज़ होती हैं ना उनकी बेस पे आपको बताता है कि आपके डाटा में सीरियल कोरिलेशन है या नहीं है। जबकि ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट जो है वो 1 लाख से आगे जाता है, ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेटिंग है, ये मैक्सिमम लैग्स को कंसिडर करता है इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि आपके डाटा में ऑटो कोरिलेशन मौजूद है या नहीं। सो ये एक एडवांटेज है ब्रूश गॉडफ्रे एलएम टेस्ट का। Therefore, if K is 1, then the result of the Bruce Godfrey test and Durbin Watson test will be the same। So अगर टाइम पीरियड 1 होगा तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर K से मुराद नंबर ऑफ लैग्स हैं, ठीक है। सो अगर आपके डाटा में सेम लैग एग्जिस्ट कर रहे हुए, ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ने ये जज कर लिया कि आपको नंबर ऑफ लैग ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो ऐसी सूरत में डर्बन वाटसन और ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट इन दोनों के रिजल्ट्स में फ़र्क आएगा। हो सकता है कि डर्बन वाटसन कहे कि जी ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट कहे कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कितना लैग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है कि कितने लैग्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर सॉफ्टवेयर कहता है कि जस्ट ओनली 1 लाख रिक्वायर्ड है तो फिर दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कहता है कि नंबर ऑफ लैग ज़्यादा हैं तो फिर ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट और डर्बन वाटसन टेस्ट इन दोनों के रिजल्ट में फ़र्क आएगा। तो मेरी ये सजेशन तमाम रिसर्चर्स को, स्पेशली वो रिसर्चर जो पहली बार इस टेस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ये कि दोनों ही टेस्ट अप्लाई करके देखें, क्योंकि ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट जो है ये नंबर ऑफ लैग्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि आपको कितने रिक्वायर्ड है। तो ये इसकी कमांड है, आप रिग्रेशन रन करें, ठीक है। उसके बाद ई स्टैट बी गॉडफ्रे ये लिखकर एंटर दबाएं। अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% हुई तो सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन जो है सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा अगर पी वैल्यू 5% से कम हुई। लेकिन अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% हुई तो इसका मतलब होगा कि सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इनकी एक जो है वो आप कह लें थोड़ा सा आपको आइडिया बता दिया मैंने कि ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन होता क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सॉफ्टवेयर यानी स्टेटा आपको बता रहा है कि आपके डाटा में सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इस सूरत में सोल्यूशन क्या है। तो अगर दोनों में से किसी भी टेस्ट के ज़रिए ये पता चल जाए कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने प्रेस कमांड इस्तेमाल करनी है रिग्रेशन की बजाय। जैसे हम रेग लिखकर कमांड रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये रेग वाली कमांड नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसकी जगह प्रेस लिख के डिपेंडेंट वेरिएबल और जितने भी आपके आईवीज़ हैं वो लिखकर CORC ये लिख दें, ठीक है। तो ये आपके ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन को कंट्रोल कर लेगा।
तो आते हैं जनाब इसके प्रोसीजर की तरफ कि अगर हमने ये दोनों टेस्ट अप्लाई करके किसी एग्जाम्पल डाटा सेट पर चेक करने हो तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक टाइम सीरीज़ डाटा सेट जो है वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं डाटा को लोड कर लेता हूँ। जो भी मेरे पास डाटा, ये तो पूल्ड पड़ा हुआ है, तो मैं किसी टाइम सीरीज़ डाटा सेट की तरफ जाता हूँ और उसकी सर्चिंग करके तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे डाटा सेट के अंदर जो है वो किसी किस्म की ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मेरे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है, ये फाइनल के नाम से, ये टाइम सीरीज़ डाटा सेट है। ये मैंने यहाँ पर लोड कर लिया है। इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर ये देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे IVs हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि यू आर कंसिडरिंग इट एज ए टाइम सीरीज डाटा। तो इसके लिए कमांड होती है TS-set। ठीक है, TS-set लिख कर तो जो आपकी टाइम की डायमेंशन है उसको यहाँ पर एंटर करें और एंटर का बटन दबा दें। ये देखें TS-set ईयर्स, क्योंकि मेरी ईयर्स की जो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है उसको मैंने एज ए टाइम डायमेंशन यूज़ किया है। तो ये मुझे बता रहा है कि 2000 से 2019 तक का मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता चल चुका है कि टाइम सीरीज़ डाटा है, तो अब पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं रिग्रेशन रन करता हूँ सिंपल मेथड से। उसमें मैं DV और IVs लेता हूँ। DV को पहले लेंगे, IVs को बाद में। ठीक है, और ये लेने के बाद कॉमा डालकर रोब लिखेंगे। ठीक है, तो ये कमांड इसने रन कर दी है। सिंपल लीनियर मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली फिट आ रहा है क्योंकि 5% से कम वैल्यू है। R² 72% आ रहा है, ऑलमोस्ट 73%। और इसमें वेरिएबल जो है लाइक पहला जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिग्निफिकेंट है। दूसरा सिग्निफिकेंट नहीं है, तीसरा भी सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, चौथा भी सिग्निफिकेंट है लेकिन वीकली सिग्निफिकेंट है, 10% पे इन्फ्लुएंस कर रहा है और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, सो 3 वेरिएबल यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब मैंने इसको टेस्ट करना है सबसे पहले डर्बन-वाटसन स्टैटिस्टिक में। तो इसमें तरीकाकार ये होता है कि जब आप रिग्रेशन रन कर लें तो उसके बाद आपने लिखना होता है DW stat। ये मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ DW stat। ये लिखकर आप एंटर दबाएं तो ये आपके सामने एक वैल्यू लेकर आ रहा है। ये आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे 1.430907। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसके मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो क्लोज टू 2 हो तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन बहुत कम है। अगर क्लोज टू 2 हो, एग्जैक्ट 2 आ जाए तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, 0 से 2 के दरमियान हो तो उसको पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन कहते हैं और 2 से 4 के दरमियान हो तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो ये है कि ये 0 से 2 के दरमियान आ रही है। 1.4 है ना वैल्यू, तो 0 से 2 के दरमियान है। इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन है और पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है, अब इस चीज़ को मज़ीद वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये लैग 1 के अंदर कंसिडर कर रहा होता है ऑटो कोरिलेशन को, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप सेकंड टेस्ट की तरफ आते हो जो कि ब्रूश गॉडफ्रे LM टेस्ट है, तो ये एक लैग से आगे जाकर उसको टेस्ट करता है। तो उसमें भी पहली कमांड रैक की है, वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो E-stat B गॉडफ्रे, इसको मैं यहाँ से कॉपी बेशक कर लूँ या अगर आप टाइप कर सकते हैं तो वो टाइप करके भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इस कमांड को ले आएँ। ठीक है, ये कमांड आ गई, इसको रन करें। अच्छा जी, वो कहता है जी रोबस के साथ ये कमांड रन नहीं होती। तो आप क्या करें जी, आप रिग्रेशन दोबारा से रन करें विदाउट रोबस्ट। ठीक है, ये रोबस के साथ कमांड रन नहीं होती, लिहाजा हम रिग्रेशन को जो है वो बगैर रोबस के रन करेंगे और उसके बाद जो है ये मैं टेस्ट अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, गॉडफ्रे वाला, ये देखें जी। अब इसकी जो वैल्यू है
इसकी वैल्यू अगर हम देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देखें तो अगर हमारी जो पी वैल्यू है वो 5% से लेस आ रही है तो इसका मतलब है कि सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर पी वैल्यू 5% से ऊपर आ रही हो तो सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा इस टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्योंकि पी वैल्यू 5% से ज़्यादा है, लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसने लैग 1 पे लिया है जनाब, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज ये आपकी वैल्यू 5% से कम आ जाती, ठीक है, और सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि देयर इज़ अ रेमेडी। रेमेडी क्या है कि आप ये वाली जो कमांड है ये इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर आप ऑटो कोरिलेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपने TVIV से पहले जो है वो प्रेस की कमांड इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर मैं जो मेरे वेरिएबल का सेट है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ। जो प्रेस है वो स्टार्ट में आना चाहिए, उसके बाद मेरा DV और IV आना चाहिए, और आखिर में CORC। ये देखें जी, ये पूरा सेट बन गया अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, इसके अंदर किसी किस्म की ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन जो है वो नहीं है। मतलब ये इसने ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन को कंट्रोल कर लिया है। इसमें देखें कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपकी जो मॉडल सेट की वैल्यू है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। नो डाउट कि इसने उसको जो है मॉडल टेस्टिंग की वैल्यू को बहरहाल रिजेक्ट नहीं किया, स्टिल ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस शो कर रही है। आर स्क्वायर आपका घट गया, ठीक है। बहुत सारे आपके वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। रीज़न यही है कि ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको इस कमांड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रही हो और आप इस कमांड को, ये प्रेस वाली कमांड को यूज़ करें, तो ये इसको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देती है। तो नीचे अगर आप देखें तो ये डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक जो है उसको भी ट्रांसफॉर्म्ड करके ले आती है। पहले ये 1.43 था, अब ये 1.52 हो गया। अगर मैं इसको राउंड करूं तो ये तकरीबन 2 के नज़दीक चला जाएगा। तो वो कहता है कि इस रिज़ल्ट के साथ जो आपका डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक है, अगर आप उसको राउंड करें तो वो एग्जैक्टली 2 के नज़दीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन जो है वो कंट्रोल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा कि ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन होती क्या है, इसको कंट्रोल, इसको डिटेक्ट करने के मेथड क्या हैं, और अगर ये आपके डाटा में आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका जो डाटा सेट है वो टाइम सीरीज़ होना ज़रूरी है। टाइम सीरीज़ के अलावा पूल्ड डाटा या पैनल डाटा या क्रॉस सेक्शनल डाटा, उस पर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम सीरीज़ डाटा यूज़ कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद अदर अजम्पशन, नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है, मल्टीकोलिनियरिटी की अजम्पशन है, हेट्रोसेडास्टिसिटी की अजम्पशन है, आउटलायर्स डिटेक्शन की अजम्पशन है, ठीक है। मतलब 4 से 5 आपकी अजम्पशन थी। उनके अलावा ये छठी अजम्पशन होती है जो टाइम सीरीज़ में आपने इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन अगर आपका टाइम सीरीज़ डाटा नहीं है तो 5 अजम्पशंस काफ़ी होती हैं, जिसके ऊपर मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूं। तो आप वो भी देख लीजिएगा वीडियोस, और ये भी देख लीजिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।